गुड आफ्टरनून दोस्तों, आपका स्वागत है आर के वाई पीसीएस क्लासेस पर। मैं राजेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ फर्स्ट ग्रेड, आरएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और पीएसआई के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट टॉपिक वाइज क्लासेज। तो दोस्तों, हमारा जो पॉलिटी क्लास है उसमें हमारी जो क्लासेस चल रही थी उसमें हमने राज्यपाल करवा दिया था। उसके बाद मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में पढ़ लिया था, उनसे संबंधित जो भी आंकड़े थे वो पढ़ लिया था। तो दोस्तों, आज जो अपना जो टॉपिक है वो है राज्य मंत्रिपरिषद, जो कि एक छोटा टॉपिक है। उसके बाद में हम देखेंगे राज्य सचिवालय, लेकिन आज का जो टॉपिक है राज्य मंत्रिपरिषद उसको हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा राज्य सचिवालय उनको स्टार्ट करेंगे। आज का टॉपिक है राज्य मंत्रिपरिषद। राज्य मंत्रिपरिषद दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद में देखेंगे कि कौन कौन से मंत्री होते हैं, मंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है, जो कैबिनेट मंत्री को का क्या कर्तव्य होता है, क्या दायित्व होता है, कैसे उनकी नियुक्ति होती है, राज्य मंत्री कैसे होते हैं, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले क्या हैं, और उप मंत्री क्या होते हैं। तो इन कंप्लीट मंत्रियों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास होगी। किस प्रकार इनकी नियुक्ति की जाती है, संविधान में इनके लिए क्या प्रावधान है, किस प्रकार इनकी शपथ होती है, इनको कौन कौन से विभाग दिए जाते हैं, इनकी नियुक्ति का जो सिफारिश है उसके द्वारा की जाती है, और कौन से आर्टिकल में दे रखी है। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा राज्य मंत्रिपरिषद, उसमें स्टार्ट करेंगे मंत्री की क्या क्या ड्यूटीज है, क्या फंडामेंटल उनकी राइट है और क्या उनके कर्तव्य है, साथ ही उनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है, उनसे संबंधित आर्टिकल कौन से हैं। तो आर्टिकल 163 अनुच्छेद 163 दोस्तों, अनुच्छेद 163 में मंत्री के लिए क्या क्या दे रखा है, उनके बारे में क्या बता रखा है, उनके बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो अनुच्छेद 163 में क्या प्रावधान दे रखा है कि राज्य में राज्यपाल को सलाह और परामर्श देने के लिए, सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी। एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसमें 3 प्रकार के व 4 प्रकार के मंत्री होंगे। किसमें? राज्य मंत्री परिषद में। इसमें 3 प्रकार या 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। इसमें 3 और 4 या 3 या 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। यानी जो राज्य जो मंत्री परिषद है, इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। अब वो कौन कौन से मंत्री होते हैं, इसमें कौन कौन से मंत्री होते हैं और इनकी नियुक्ति किस प्रकार होती है वो भी देखेंगे हम। तो सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री। इसको मिटा देता हूं मैं, यानी मंत्रियों के प्रकार। तो दोस्तों, जो आर्टिकल 163 है उसमें बताया गया है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अब उस मंत्री परिषद में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं? 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 भी होते हैं। तो वो कौन कौन से प्रकार है मंत्रियों के, यानी मंत्रियों के प्रकार। मंत्रियों के प्रकार, 4 प्रकार के मंत्री कौन कौन से होते हैं? पहला होता है कैबिनेट मंत्री।
कैबिनेट मंत्री। पहला होता है कैबिनेट मंत्री। अब कैबिनेट मंत्री को पहले दर्जे पर क्यों रखा गया है? तो कैबिनेट मंत्री के पास जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री होता है, डिफेंस मिनिस्ट्री होता है, तो जो कैबिनेट मंत्री होता है उनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, इसीलिए इनको सबसे पहले दर्जे में रखा गया है। तो कैबिनेट मंत्री के पास, साथ ही साथ लिखते रहे वो अपने नोट्स में, इनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। विभाग, इनके पास महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। और जो ये विभाग होते हैं, कौन से, जो भी विभाग इनको अलॉट किए जाते हैं, तो इन विभागों में ये जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, ये अपना जो निर्णय ले सकते हैं वो स्वतंत्र रूप से ले सकते हैं। इनके ऊपर कोई दो दबाव या प्रेशर नहीं होता। ये भी जो विभाग से संबंधित कोई भी निर्णय हो तो वो अपना निर्णय खुले तौर पर ले सकते हैं, यानी स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। तो इनमें लिखेंगे फिर आगे, ये अपने विभागों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। यानी अपने विभागों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं, इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन सा मंत्री होगा। इसके बाद में होंगे मंत्री राज्य मंत्री, जिनके पास क्या होगा, स्वतंत्र प्रभार। दूसरे होते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री कौन से, जिनके पास स्वतंत्र प्रभाव होता है। दोस्तों राज्य मंत्री दो होते हैं, एक तो राज्य मंत्री होता है जिनके पास स्वतंत्र प्रभाव होता है, और एक राज्य मंत्री होता है उनके पास स्वतंत्र प्रभाव नहीं होता। स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार, स्वतंत्र प्रभार। अब जो राज्य मंत्री होते हैं इनके पास महत्वपूर्ण विभाग तो होते हैं, लेकिन किनसे कम, जो कैबिनेट मंत्री, इनके जो विभाग होते हैं इनसे कम रूप, यानी कम महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। यानी जो कैबिनेट मंत्री की तुलना में जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, तो इन महत्वपूर्ण जो विभाग होते हैं इनसे थोड़ा कम लेवल का जो विभाग होता है वो किनके पास होता है, वो राज्य मंत्री के पास होता है। इनके पास कम महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। और इन विभागों में ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं। इन विभागों में, या फिर ये अपने विभाग से संबंधित, ऐसे लिखो, ये मंत्री अपने विभाग से संबंधित, अपने ये मंत्री अपने विभाग से संबंधित स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों हमने दो प्रकार के मंत्री देखे, कौन सा, पहला देखा हमने कैबिनेट मंत्री, यानी वे मंत्री जिनके पास स्वतंत्र विभाग होते हैं, यानी स्वतंत्र प्रभार होता है, वो अपने विभाग से संबंधित किसी भी प्रकार का स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। उसके बाद में देखा हमने राज्य मंत्री। अब राज्य मंत्री दो प्रकार के होते हैं,
एक तो स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं राज्य मंत्री, और एक केवल राज्य मंत्री होते हैं जो कि स्वतंत्र प्रभार वाले नहीं होते। अब जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं उनके पास जो उनका विभाग होता है इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन उनका जो विभाग होता है उससे संबंधित वो अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। अब इसके बाद में देखते हैं हम राज्य मंत्री। हमने देखा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, अब इसके बाद में देखेंगे केवल राज्य मंत्री, उसके बाद में देखेंगे हम उप मंत्री, यानी तीसरे नंबर पर कौन से देखेंगे, राज्य मंत्री। राज्य मंत्री, राज्य मंत्री इनके पास क्या क्या है, किस प्रकार किस लिए इनकी नियुक्ति की जाती है, या फिर इनको किस कौन से विभाग दिए जाते हैं, दिए भी जाते हैं या नहीं दिए जाते, उसके बारे में देखते हैं। तो जो राज्य मंत्री होते हैं ये जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो पहले वाले नंबर के मंत्री थे कैबिनेट मंत्री, तो उनकी सहायता के लिए इन मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। एंड राज्य मंत्रियों की नियुक्ति, इनकी नियुक्ति कैबिनेट मंत्रियों के लिए की जाती है, यानी जो कैबिनेट मंत्रियों की के सहायता के लिए, सॉरी, कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के के लिए की जाती है। यानी राज्य मंत्री की नियुक्ति किस लिए की जाती है, तो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनके लिए की जाती है, कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए की जाती है। तो दोस्तों हमने ये देखा राज्य मंत्री। अब इसके बाद में देखते हैं हम उप मंत्री। उप मंत्री, उप मंत्री इनकी नियुक्ति क्यों की जाती है, तो उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है, उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है तो जो मंत्री परिषद होती है, उप मंत्री की नियुक्ति मंत्री परिषद के जो कार्य होता है उनके सहायता के लिए की जाती है, यानी मंत्री परिषद के कार्यों में सहायता के लिए मंत्री परिषद के कार्यों में सहायता के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। इनकी नियुक्ति की जाती है, क्यों की जाती है उप मंत्री की नियुक्ति, कि मंत्री परिषद के कार्यों में सहायता के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। अब देखते हैं दोस्तों मंत्री परिषद के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या प्रावधान नहीं है, उनके बारे में कुछ टॉपिक देखते हैं, कुछ पॉइंट देखते हैं। तो चार प्रकार के मंत्री बताए मैंने आपको, कौन कौन से, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, उसके बाद उप मंत्री। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनको महत्वपूर्ण विभाग अलॉट होते हैं, उसके बाद में जो राज्य मंत्री होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले, उनसे उनको जो कैबिनेट से कम जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं वो अलॉट किए जाते हैं, और जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मंत्रियों की सहायता के लिए उनको नियुक्ति की जाती है। उसके बाद उप मंत्री होते हैं वो जो मंत्री परिषद के कार्य होते हैं उनमें सहायता के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है। अब हम देखते हैं मंत्री परिषद के क्या क्या पॉइंट है। मंत्री परिषद के क्या क्या पॉइंट है, तो मंत्री परिषद के लिए भारत के मूल संविधान है, जो भारत का संविधान, उसमें मंत्री परिषद का कोई निश्चित आकार नहीं है, यानी उसका कोई आकार नहीं बताया गया है कि किस प्रकार की इसकी मंत्री परिषद का गठन होता है, यानी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मंत्री परिषद का संविधान में कोई निश्चित
निश्चित आकार नहीं बताया गया है, या फिर ऐसे लिख लो, निश्चित आकार के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। निश्चित आकार का कोई उल्लेख नहीं है, यानी संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। इसके बाद में देखते हैं कि जो मंत्री परिषद है उसके बारे में क्या क्या बताया गया है। तो 91वें संविधान संशोधन सन 2000 में इसका आकार निश्चित किया गया। कैसा कि जो मंत्री परिषद होंगे वो जो लोकसभा या विधानसभा के कुल सदस्य होंगे उनका 15% नियुक्त किए जाएंगे। यानी जो मंत्री परिषद होंगे 91वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2000 के माध्यम से मंत्री परिषद का आकार कुल विधानसभा या लोकसभा की सीटों का विधानसभा या इससे पहले लोकसभा लिखो, कुल लोकसभा या विधानसभा की सीटों का विधानसभा की सीटों का 15% निश्चित किया गया। यानी दोस्तों जैसे लोकसभा में जो कुल सीटें हैं 543, तो उनका जो 15% होगा वो लगभग होगा 81। और जब हमारे राजस्थान में कुल सीटें हैं जो 200, तो उनका 15% होगा, मतलब 30 सीटें। तो दोस्तों इस प्रकार जैसे जो विधानसभा में हमारे राजस्थान विधानसभा में कुल कितने मंत्री बन सकते हैं, तो 91वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2000 में निर्धारित किया गया कि जो मंत्री परिषद होगा वो कुल विधानसभा की सीटों का या कुल लोकसभा की सीटों का कितना परसेंट होगा, 15% होगा। तो दोस्तों हमारे राजस्थान में जो 200 सीटें हैं उनमें से 15% निकाले तो वो होगा करीब 30 मंत्री। यानी राजस्थान में केवल कितने मंत्री बन सकते हैं, 30 मंत्री बन सकते हैं। अधिक ज्यादा से ज्यादा 15% और कम से कम 12 मंत्री, 15% निश्चित किया गया, और कम से कम और न्यूनतम 12 मंत्री होंगे, न्यूनतम 12 मंत्री होंगे। इस प्रकार क्या किया जाएगा, मंत्री परिषद को इसका आकार निश्चित किया गया। अब इसके बाद में देखते हैं कि जो मंत्रियों के जो उत्तरदायित्व है वो क्या है। मंत्रियों के उत्तरदायित्व क्या है, तो मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, वो से आर्टिकल में दे रखा है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो मंत्री होते हैं वो अनुच्छेद 164 के अनुसार जो मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद में जो अनुच्छेद 75 है, केंद्र में जो अनुच्छेद 75 है उसके अनुसार सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति। तो राज्य में आर्टिकल 100 वैसे लिखते हैं, आर्टिकल 164 क्या दे रखा है इसमें
कि जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अब दोस्तों ये नोट लगाकर लिख लो, सेंटर में यानी केंद्र में क्या होता है? तो नोट अनुच्छेद 75(2) के अनुसार जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से, केंद्र में जो मंत्री होते हैं वो सामूहिक रूप से, केंद्र में मंत्री सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये हुआ केंद्र में और ये हुआ राज्यों में। अब इसके बाद में देखते हैं जो मंत्रिमंडल की जो बैठकें हैं वो कितनी होती है सामान्यतः, और उनमें निर्णय किस प्रकार होता है? तो जो मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसमें जो निर्णय होता है वो सभी का क्या होता है? एक मत होता है। इन मंत्रिमंडल की बैठकों में निर्णय, जो भी निर्णय होता है, निर्णय एक मत होता है, यानी उन सबका निर्णय एक रूप से समान होगा, यानी एक ही मत होगा, उनका निर्णय एक रूप से, जो भी मंत्री जो निर्णय लेंगे वो सारे मंत्री मिलकर सब एक निर्णय पर चर्चा करेंगे और उनका सारा का एक ही का रीजन होगा कि जो भी निर्णय हो वो एक ही हो, यानी सभी मंत्री अपनी चर्चा करते हैं। चर्चा करने के बाद किसी भी विधेयक पर निर्णय निकालते हैं या फिर किसी भी विधेयक को लाना या फिर और कोई चर्चा होती है उस पर जो भी निर्णय देते हैं तो उनका जो सामूहिक रूप से एक ही निर्णय होता है। उसके बाद में देखते हैं कि जो मंत्री होते हैं मैंने बताया कि इसका जो निर्णय होता है वो सामूहिक रूप से एक होता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों होता है, यानी मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों होता है? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है कि मंत्री का पद होता है, जो मंत्री का पद होता है उसका जो कार्यकाल होता है वो कब तक होता है? तो हमने देखा कि मंत्रियों का कार्यकाल एक तो होता है राज्यपाल के प्रसार पर्यंत, लेकिन एक होता है मंत्रियों का कार्यकाल तब तक होता है जब तक कि विधानसभा में बहुमत प्राप्त है। ये कारण है कि मंत्री का सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्यों होते हैं? कि उनका जो मंत्री का जो बहुमत है वो विधानसभा में बना रहे। इसका कारण भी लिखो साथ में कि मंत्रियों का बहुमत विधानसभा में बना रहे। यही रीजन है कि विधानसभा में जो मंत्री होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। अब इसके बाद में देखते हैं हम, इसके बाद में जो मंत्री पढ़ लिया हमने, देखो हमने पढ़ लिया कैबिनेट मंत्री पढ़ लिया, हमने राज्य मंत्री पढ़ लिया स्वतंत्र प्रभार वाले, और उसके बाद में राज्य मंत्री पढ़ लिए, उप मंत्री पढ़ लिए। लेकिन इसके साथ साथ ही एक और नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा? सीएम के द्वारा। किसकी?
संसदीय सचिव की नियुक्ति। अब देखेंगे संसदीय सचिव की नियुक्ति पहली बार कब हुई। एक पद और, कौन सा, संसदीय सचिव। उनका क्या कार्य होता है, संसदीय सचिव का क्या कार्य होता है, उनको शपथ कौन दिलाता है और उनकी नियुक्ति कौन करता है। तो संसदीय सचिव, संसदीय सचिव, संसदीय सचिव। अब ये संसदीय सचिव होते हैं, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और उनको शपथ कौन दिलाता है। इसकी इनकी जो संसदीय सचिव होता है, इनकी नियुक्ति होती की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा, और इनको शपथ भी किनके द्वारा दिलाई जाती है, मुख्यमंत्री के द्वारा। और इनका कार्यकाल क्या होता है, तो इनका कार्यकाल होता है मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक। और ये त्याग पत्र किसे देते हैं, तो त्याग पत्र देते हैं मुख्यमंत्री को। इनकी नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। इनको शपथ कौन दिलाता है, शपथ मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री। इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल, इनका कार्यकाल होता है मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत। मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत। अब ये त्याग पत्र किसे देते हैं, तो त्याग पत्र देते हैं मुख्यमंत्री को। जो भी काम होता है मुख्यमंत्री से संबंधित होता है इनका, तो त्याग पत्र मुख्यमंत्री को देते हैं। किन्हें देते हैं, मुख्यमंत्री को देते हैं। अभी जो मुख्य संसदीय सचिव होता है, इनके जो लेवल होता है, ये किसके समान होते हैं, ये किनके समान होते हैं, ये राज्य मंत्री के समान होते हैं। संसदीय सचिव, संसदीय सचिव को राज्य मंत्री के अनुरूप दर्जा प्राप्त होता है, या बराबर दर्जा प्राप्त होता है। किनके बराबर, राज्य मंत्री के बराबर इनको दर्जा प्राप्त होता है, यानी राज्य मंत्री के बराबर इनको दर्जा प्राप्त होता है। हालांकि होता तो है, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, जो मंत्री परिषद होती है, सॉरी कैबिनेट नहीं, जो मंत्री परिषद होती है, उनमें तो आते हैं कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री उपमंत्री। लेकिन ये जो संसदीय सचिव होते हैं, ये कैबिनेट मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते, यानी ये मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होते। हिस्सा कह लो, भाग कह लो, या उनके आकार कह लो, या फिर मंत्री परिषद के आकार में शामिल नहीं होते। अब इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या क्या है इसके बारे में। तो राज्य में जो संसदीय सचिव हुए राजस्थान में, उनकी नियुक्ति सबसे पहले कब हुई। इनकी नियुक्ति यहां लिखता हूं मैं, इनकी नियुक्ति कौन सी विधानसभा में हुई, तो चौथी विधानसभा में, चौथी विधान 4 नंबर की जो विधानसभा थी अपनी, उनमें किस किस नियुक्ति हुई सबसे पहले, संसदीय सचिव की। चौथी जो विधानसभा थी उसमें सबसे पहले संसदीय सचिव की नियुक्ति हुई। चौथी विधानसभा कब थी, 1967, 1967 यानी 1967 में
14वीं विधानसभा जो अपने अस्तित्व में थी उसमें जो संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई। अब उसके बाद में देखते हैं कि इसमें क्या प्रावधान है और संसदीय सचिव के बारे में। एक मिनट दोस्तों। तो इनकी नियुक्ति सबसे पहले जो 4th नंबर की विधानसभा थी 1967 में उसमें की गई। अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है? तो अभी वर्तमान में 16वीं विधानसभा अपने अस्तित्व में है। उससे पहले जो अशोक गहलोत की सरकार थी उसमें भी संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई अभी 15वीं विधानसभा में। अब दोस्तों ये जो संसदीय सचिव है ये एक लाभ का पद माना जाता है कि नहीं? तो दोस्तों ये जो लाभ का पद के अंतर्गत आता है कौन? संसदीय सचिव। लेकिन संविधान सभा में एक प्रस्ताव पारित कर इसको लाभ के पद से बाहर किया गया, तब जाकर संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई। नहीं तो जो विधानसभा का सदस्य होता है उसको अगर वो लाभ के पद पर होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि विधानसभा में विधेयक पारित कर इस पद को लाभ के पद से बाहर किया गया और संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई। तो इसमें जो अशोक गहलोत के काल में थे देख लेते इसके बारे में, वो टॉपिक लिख लेते, पॉइंट लिख लेते कौन कौन से। संसदीय सचिव 15वीं विधानसभा में भी 15वीं विधानसभा में भी संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई। इससे पहले जो 14वीं विधानसभा हुई उनमें भी की गई थी। अभी देखते हैं कि संसदीय सचिव का जो पद है वो लाभ के पद में है या नहीं। तो ये लाभ के पद के अंतर्गत आता है। कौन सा? संसदीय सचिव। ये लाभ के पद के अंतर आता है। अब आपको पता है कि लाभ का पद होगा तो जो भी विधानसभा का सदस्य है या लोकसभा का सदस्य है या विधानसभा का सदस्य है, अगर वो मंत्री उसका सदस्य और मंत्री परिषद के रूप में या फिर उसका सदस्य होते हुए अगर उनकी नियुक्ति संसदीय सचिव पर होती है तो उनकी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाती है। अब उसी सदस्यता को समाप्त होने से रोकने के लिए, इसकी विधानसभा की सदस्यता है उसको समाप्त होने से रोकने के लिए जो संसदीय सचिव का पद है इसको लाभ के पद से बाहर किया गया। यानी इस पद को जो 14वीं विधानसभा है उसमें या फिर विधानसभा में एक क्या विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर संसदीय सचिव के पद को लाभ के पद से बाहर किया गया। यानी इसे लाभ के पद से बाहर करने के बाद ही विधानसभा में जो विधानसभा के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति संसदीय सचिव के पद पर की गई। तो दोस्तों सबसे पहले संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई थी 4वीं विधानसभा में सन 1967 में। उसके बाद 14वीं विधानसभा में भी हुई। उसके बाद जो 15वीं विधानसभा अशोक गहलोत जब मुख्यमंत्री थे उनके काल में भी संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई। तो संसदीय सचिव का जो ये मैटर था ये मैंने आपको बताया कि इनकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है। और ये इनका कार्यकाल क्या होता है?
इनका कार्यकाल क्या होता है? तो इनका कार्यकाल होता है मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत। और ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो ये अपना त्याग पत्र है ये मुख्यमंत्री को देते हैं। अब ये देखते हैं कि संविधान, जो संसदीय सचिव है, इनका संविधान में कोई उल्लेख है या नहीं। तो इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इनका संविधान में ये इस पद का, ये प्रेशर, इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इनका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। यानी संसदीय सचिव का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। संसदीय सचिव का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों ये जो हमारा टॉपिक था राज्य मंत्रिपरिषद, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद देखेंगे हम, कल हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें देखेंगे हम सचिवालय। क्या देखेंगे? सचिवालय। तो दोस्तों मंत्रिपरिषद के बारे में मैंने बताया आपको कि इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, इनका आकार निश्चित होता है या नहीं होता, और कितना आकार निश्चित होता है तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा इनका आकार निश्चित किया गया। दोस्तों सबसे पहले होते हैं कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री वो होते हैं मंत्रिपरिषद में जिनको महत्वपूर्ण विभाग अलॉट किए जाते हैं। उनके बाद होते हैं राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री वो होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले। जो कैबिनेट जो मंत्री होते हैं उनका जो विभाग होता है उससे जो कम महत्वपूर्ण विभाग होते हैं वो राज्य मंत्री को अलॉट किए जाते हैं। तो जो स्वतंत्र रूप से राज्य मंत्री होते हैं उनको कम महत्वपूर्ण वाले विभाग अलॉट किए जाते हैं। उसके बाद जो राज्य मंत्री होता है वो राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की सहायता और सलाह के लिए या फिर उनको कार्यों में हेल्प करने के लिए राज्य मंत्री की नियुक्ति होती है। उनके बाद जो उप मंत्री होता है, तो जो मंत्रिपरिषद के कार्यों में सहायता के लिए उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। उसके बाद में देखते हैं कि जो इसका जो मंत्रिपरिषद का इसका आकार संविधान में निश्चित नहीं दिया गया, लेकिन जो 1901 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है सन 2000 में, यानी 91 संविधान संशोधन द्वारा सन 2000 में मंत्रिपरिषद का आकार निश्चित किया गया। अब कितना किया गया? तो जो कुल सीटें होती है, जैसे विधानसभा में 200 सीटें हैं राजस्थान में, तो राजस्थान में 200 सीटें हैं तो उनका 15% कितना होगा? तो 200 का 10% होता है 20, 10% होता है 20 और 5% होता है 10, यानी कुल मिलाकर 30 मंत्री राजस्थान में नियुक्त किए जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा, यानी 15%। और अगर कई जगह कम हो तो कम से कम न्यूनतम कितने मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं? तो न्यूनतम कम से कम 12 मंत्री नियुक्त किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये इसका मंत्रिपरिषद का आकार था। अब कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 164 में भी इसका दे रखा है। अब इसके बाद में देखते हैं संसदीय सचिव। संसदीय सचिव मंत्रिपरिषद का आर्टिकल 164 में राज्य में और आर्टिकल 75(2) में केंद्र में। इसके बाद में संसदीय सचिव। अब संसदीय सचिव होता है तो इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। इनको शपथ मुख्यमंत्री दिलाता है। इनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत होता है। त्याग पत्र किसको देते हैं? मुख्यमंत्री को देते हैं। और इनकी नियुक्ति सबसे पहले कौन सी विधानसभा में की गई? तो 34 विधानसभा में इनकी नियुक्ति की गई सन 1967 को। उसके बाद जो अभी जो पिछली विधानसभा थी 15वीं विधानसभा अभी चल रही है वर्तमान में, भजन लाल शर्मा की 16वीं विधानसभा, उससे पहले श्री मानसो गहलोत की थी 15वीं विधानसभा। तो 15वीं विधानसभा में संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई। लेकिन दोस्तों क्या संसदीय सचिव है वो क्या लाभ के पद के अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल आता है। लेकिन जो संविधान जो विधानसभा उसमें विधेयक पारित कर इस जो संसदीय सचिव का पद है इसे लाभ के पद से बाहर कर दिया गया। तो अब क्या जो संसदीय सचिव होता है तो उनकी नियुक्ति होती है तो वो लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आता। अगर लाभ के पद के अंतर्गत आता तो जो विधानसभा है उसके जो सदस्य है वही संसदीय सचिव बनता। यानी जो विधानसभा का सदस्य है उनकी नियुक्ति संसदीय सचिव के रूप में होती, और अगर वो लाभ के पद के अंतर्गत आते तो उनकी सदस्यता विधानसभा से समाप्त हो जाती। लेकिन जो विधेयक प्रस्ताव पारित कर इस पद को किसको संसदीय सचिव पद को लाभ के पद से बाहर कर दिया गया।
तो हाल ही में जो 15 विधानसभा थी उसमें भी संसदीय सचिव की नियुक्ति की गई। अब क्या ये संसदीय सचिव है जो पद है, ये क्या संविधान में इसका उल्लेख है? तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। संसदीय सचिव का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। दोस्तों ये अपना राज्य मंत्रिपरिषद का अपना टॉपिक था जिसे हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कल, वो होगा हमारा राज्य सचिवालय। दोस्तों हम राज्य सचिवालय के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। उसके बारे में कौन कौन से अनुच्छेद है, क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं, और उनके बारे में नियुक्ति किस प्रकार की जाती है न्यायाधीशों की, और उसमें राज्यपाल का क्या रोल होता है, मुख्यमंत्री का क्या रोल होता है, राष्ट्रपति का क्या रोल होता है, उनके बारे में कंप्लीट रूप से हम एनालिसिस करेंगे। दोस्तों ये बोर्ड के माध्यम से पढ़ाने का तरीका यही कारण है पढ़ाने का कि आप अपने नोट्स मेरे साथ साथ जैसे मैं लिखूं वैसे आप भी अपने नोट्स कंप्लीट करते रहें। नोट्स कंप्लीट करने से आपके पास कंटेंट तैयार होगा, आप बार बार रिविजन करके अपना टॉपिक मजबूत कर सकते हो। दोस्तों इस प्रकार पढ़ाया जा रहा है कि जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है, उनको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक कंप्लीट करवाया जा रहा है। हमारे RKY पिक्चर्स क्लासेस पर राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान कला संस्कृति की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, और शाम को जो सेकंड ग्रेड का जो सेकंड पेपर है SST का, उसमें जो सब्जेक्ट कौन कौन 4 सब्जेक्ट, लोक प्रशासन, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र, तो उसमें दर्शन शास्त्र की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। अपने दोस्तों को बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए ताकि उनको भी पता चले, उनके पास भी मैटर तैयार हो सके, और रेगुलर आप क्लासों को देखते रहिए। दोस्तों अगर कोई भी कमी होती है, टॉपिक वाइज कोई भी समस्या होती है, यह तो है नहीं कि मैं भगवान हूँ, लेकिन फिर भी कई बार ऐसी त्रुटि हो जाती है, तो आप अपने कमेंट करके साथ बता सकते हो। तो उसको अगले दिन सोल्व किया जाएगा, ये नहीं कि उसको बताया नहीं जाएगा, अगले दिन उसको सोल्व किया जाएगा। और रेगुलर क्लासेस चल रही है, जो भी टॉपिक है उसकी एडवांस भी क्लासेस लगाई जाएगी, और आपको हर कंटेंट का मैटर दिया जाएगा। ये नहीं है कि कंप्लीट सिलेबस नहीं करवाया सर आपने आपने 5 क्लासेस 6 क्लासेस करवा कर छोड़ दिया। नहीं दोस्तों, पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा और रेगुलर क्लास चलेगी। कोई कारणवश अगर कोई क्लास नहीं होती है तो वो हो सकता है, बाकी कोशिश करूंगा कि पूरी रेगुलर क्लास से हो। उसके बाद में आपकी हिंदी क्लास स्टार्ट की जाएगी, और उसके साथ साथ ही हम इंडिया ज्योग्राफी यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी भी स्टार्ट करेंगे। तो आप जो RKY PCS क्लासेस इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो हम चलते हैं अभी, तब तक के लिए सत श्री अकाल, आदाब, आपका दिन शुभ रहे। भगवान आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंचाए। आप भरपूर रूप से मेहनत करते रहो। और दोस्तों एक बात और कहूंगा कि ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी टारगेट नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते। बस एक मन में भावना होनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये भावना अगर आप में होगी ना, तो आप इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे कि आपके लिए फिर छोटे छोटे लक्ष्य हैं, ये आपको बिल्कुल छोटे नजर आएंगे। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत है। दोस्तों बार बार रिविजन करने से अपना टॉपिक कंप्लीट होता है सिलेबस का, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हर सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। अगर किसी भी कारणवश कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो के माध्यम से आप दोबारा देख सकते हो। साथ ही साथ अपना एक टारगेट गोल, अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके चलो, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।